Welcome class 8th in today's SST class. Students, as you know, in our previous live class, we have started Civics chapter 5th, and the name of the chapter is the Indian Judiciary. And in this chapter, we have discussed about all new key terms, introduction of the Indian judiciary system, and role of the judiciary. And today we will continue our study with our next topic, इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशरी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो थ्री मेन ऑर्गन्स के थ्रू किए जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा लेजिस्लेचर जो कि लॉ मेकिंग बॉडी होता है, लॉ बनाता है कंट्री के लिए और बने हुए लॉज में अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस लाता है। सेकंड एग्जीक्यूटिव होता है जो कि उन्हीं लॉज को, उन्हीं अमेंडमेंट्स को, उन्हीं एक्ट्स को इम्प्लीमेंट कराता है। और नेक्स्ट जो ऑर्गन होता है वो है ज्यूडिशरी जो कि सबको जस्टिस प्रोवाइड करता है ना, ताकि इक्वालिटी प्रमोट हो सके और कहीं पर भी कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट ना कर सके, इसके लिए ज्यूडिशरी बनाई जाती है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इस तरह से ज्यूडिशरी को बनाया है कि वो बहुत बिल्कुल इंडिपेंडेंट दिखाई देती है। जो सबसे पावरफुल प्रोविज़न है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी के बीच में वर्क्स का, पावर का सेपरेशन कर दिया है, जिसमें ये बात भी एकदम क्लियरली मेंशन है, बताई गई है कि ज्यूडिशरी के वर्क पर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रूलिंग गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन, गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पावर ज्यूडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश करे और डिसीजंस में चेंजेस लाने के लिए दबाव बनाए कोर्ट्स में जजेस के ऊपर या फिर किसी दूसरे वे में। तो इन चीज़ों की बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी ज्यूडिशरी एकदम फ्री है, इंडिपेंडेंट है अपने काम को करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट जैसे भी किसी पावरफुल पर्सन का या किसी भी पावरफुल लोगों का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे ज्यूडिशरी सिस्टम का। सेकंड फीचर क्या है? सिमिलरली इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल। बिल्कुल क्लियर, जैसे ज्यूडिशरी के फंक्शन में किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव्स का कोई भी रोल नहीं होता है, उसी तरह यहाँ पर जजेस का जब अपॉइंटमेंट किया जाता है तो भी इनमें से किसी भी ऑर्गन का कोई रोल नहीं होता है। किसी भी तरीके से वो डिसाइड नहीं कर सकते कि किन लोगों को जजेस बनाया जाएगा, किन को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जब जजेस का रिमूवल होता है उस टाइम पर भी उन्हीं जजेस को रिमूव किया जा सकता है जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करते हुए पाए गए हों, लॉ के अगेंस्ट उनका डिसीज़न रहा हो, अलग सा कुछ गलत डिसीज़न रहा हो, या जिन्होंने अपने पावर को मिसयूज़ किया हो, उनका रिमूवल किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है उनको उनके पोस्ट से। तो ऐसे प्रोसेस में भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने की वजह से भी कोई भी तरीके से गलत डिसीज़न नहीं आ सकता। कहीं से भी ज्यूडिशरी के ऊपर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या किसी भी अदर तरह की चीज़ों का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो इस तरीके से ये काम भी बहुत ही क्लियरली हो जाता है। इनके अलावा ना सिर्फ हमारे ज्यूडिशरी में जो जजेस अपॉइंट हो रहे हैं कोर्ट्स में, वो फिक्स टेन्योर के लिए ही आते हैं, बल्कि उनको बहुत ही अच्छी सैलरीज भी दी जाती है ताकि उनके ऊपर किसी भी तरीके से फाइनेंशियल प्रेशर ना रहे किसी भी तरीके से। और कभी भी उनके डिसीजंस में, कभी भी उनका जो भी वो जजमेंट सुना रहे हैं उसके ऊपर फाइनेंशियली रीज़न की वजह से कहीं पे भी वो गलत ना हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि जब उनको बहुत कम सैलरी मिल रही है और उतने में उनका काम नहीं हो पा रहा है, तो जजेस कई बार मिसयूज़ करते हैं अपने पावर्स को ना, गलत तरीके से भी पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है ही है। कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो उन चीज़ों को कम से कम करने के लिए उन्हें एक बहुत अच्छी सैलरी भी दी जाती है ताकि फाइनेंशियल प्रेशर उनके ऊपर ना रहे
और वो जो भी डिसीजंस लें वो क्लियर और बहुत ही ज़्यादा सही हो और अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो। इनके अलावा हमारी गवर्नमेंट कोर्ट्स के जजेस के ऊपर, जुडिशरी के लोगों के ऊपर, जुडिशरी से रिलेटेड जो कनेक्टेड लोग हैं उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराती है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी पावरफुल क्रिमिनल किसी भी तरीके से उनको इंटिमिडेट कर सके या उन्हें हार्म पहुंचा सके। हो सकता है ना, अब अगर किसी भी क्रिमिनल के अगेंस्ट किसी भी जज ने कोई फैसला सुनाया है जिसके वजह से उसकी पूरी लाइफ एक्सप्लॉइट हो जा रही है ना, पूरी तरीके से उसकी लाइफ ख़राब हो सकती है, उसको कुछ ऐसी सज़ा सुना दिया है जज ने, है ना, तो लोग क्या करेंगे कि उसको मारने की कोशिश करेंगे उसके लोग। तो ऐसे कंडीशन से सिक्योरिटी दिलाने की जिम्मेदारी भी हमारी गवर्नमेंट करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जुडिशरी सिस्टम कितने अच्छे तरीके से हमारे कंट्री में वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। हमारे इंडिया में किस तरह से कोर्ट का स्ट्रक्चर है, जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। हमारे कंट्री इंडिया में एक सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें जो सबसे ऊपर या टॉप की पोजीशन पर या एक एपेक्स कोर्ट के रूप में हमारा सुप्रीम कोर्ट जाना जाता है। कई लेवल्स में हमारे यहाँ पर कोर्ट्स को बनाया गया है, जहाँ पर जो ऊपर के लेवल का कोर्ट होगा उसके डिसीजंस को नीचे के कोर्ट के को मानना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों ही जो कोर्ट्स हैं हमारे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों ही तरह के जो कोर्ट्स हैं उन्हें कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि उनके जो भी डिसीजंस, उनके जो भी वर्डिक्ट्स आते हैं वो पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड होते हैं और एविडेंसेस के बेसिस पे ही जजमेंट सुनाया जाता है ना। और सारे रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे भी जाते हैं, किनके केसेस चल रहे थे, क्या एविडेंसेस के बेसिस पे सब कुछ किया गया, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी क्वेश्चनिंग की जाती है किसी भी केस से रिलेटेड तो सब कुछ सामने हो और कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है इस टाइम पे कि कोई भी किसी ने भी गलत डिसीज़न लिया है ना। सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रहेंगी, सारी चीज़ें साफ रहेंगी, तो सब कुछ एकदम क्लियर रहता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वर्क हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो कि सेंट्रल लेवल पर हमारे कंट्री में वर्क करता है। इसके बाद हमारे हर स्टेट के अंदर जो कोर्ट होता है उसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। हर स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा जो कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ अलग तरीके के कोर्ट्स होते हैं, जिसमें से एक है रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट क्या होता है? रेवेन्यू कोर्ट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग एंड कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। ऐसे कोर्ट्स जो कि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर होती है उनको हम रेवेन्यू कोर्ट्स कहते हैं। रेवेन्यू मीन्स टैक्सेस होता है, ठीक है। ऐसे कोर्ट्स को हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कह देते हैं। और जो सबसे हाईएस्ट हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है वो किसके कंट्रोल में काम करता है? वो हाई कोर्ट के कंट्रोल में काम करता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो कि अपने स्टेट के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड जो भी काम है उसको भी देखता है, ठीक है, और कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेवेन्यू कोर्ट्स को कोर्ट्स ऑफ कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से एपेक्स कोर्ट के रूप में सुप्रीम कोर्ट, देन हर स्टेट में हमारे पास जो कोर्ट है वो है हाई कोर्ट। डिफरेंट स्टेट्स में भी, हमारे स्टेट्स में जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारे विलेजेस भी होते हैं, तो उस छोटे लेवल पर भी हमारे पास कोर्ट होता है जिसको हम पंचायती कोर्ट या पंचायत कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। पंचायत कोर्ट जो है वो डील करता है पिटी क्रिमिनल और सिविल केसेस के साथ। बहुत बड़े जो केसेस होंगे वो पंचायत कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, वो हमारे फिर बड़े लेवल पे हाई कोर्ट्स में जाएंगे। लेकिन सिविल केसेस जैसे नॉर्मली लड़ाई झगड़े का केस हो गया, किसी भी तरीके से छोटे केसेस हो गए, सिविल केसेस जो होते हैं जिसको हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में, एक चैप्टर में डिस्कस भी किया हुआ है, उसमें जो सिविल केसेस होंगे विलेज लेवल पर उसको सॉर्ट आउट किया जाता है पंचायत कोर्ट के थ्रू। इसी पंचायत कोर्ट को हम न्याय पंचायत के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा इसे हम ग्राम कचहरी भी
कहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 या 5 विलेजेस के बीच में एक पंचायत कोर्ट होता है, जो कि वहाँ के लोगों को सिविल केसेस से वहाँ के लोगों के सिविल केसेस को सॉल्व करता है। लेकिन अगर कोई भी पर्सन है जो कि सेटिस्फाइड नहीं है विद द डिसीजन ऑफ पंचायत कोर्ट, तो दे कैन अपील अगेंस्ट इट्स डिसीजन इन हायर कोर्ट, है ना। वो कहीं पर भी जाकर सुप्रीम वो हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर उसके लिए अपील कर सकता है। तो इस तरीके से पंचायत कोर्ट लोकल लेवल पर सिविल केसेस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक इज ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन implies द एक्सटेंट ऑफ लीगल अथॉरिटी दैट कोर्ट्स कैन एक्सरसाइज। कोर्ट्स एक्सरसाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, है ना। जो भी केसेस हम लेके जाते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। इन्हीं को हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि डिफरेंट लेवल पे जो हमारे पास कोर्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के केसेस फिक्स होते हैं उनके लिए, कि किन तरह के केसेस को हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं, किन तरह के केसेस को हम हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये डिसाइडेड भी होते हैं। तो जिसमें से हम सबसे पहले समझेंगे वन टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज़ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऐसे ज्यूरिसडिक्शन होते हैं जिनको हम डायरेक्टली किसी एक लेवल पर लेके जाते हैं। जैसे हमने बात की कि विलेज लेवल पर पंचायत, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम कचहरी है, वहाँ पर हम सिविल केसेस को लेके जाते हैं, है ना। तो अगर विलेज लेवल पर कोई भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं दो लोगों के बीच में, तो उनका बनता है कि सबसे पहले वो सबसे लोकल लेवल पर जाएंगे, यानी विलेज पंचायत के पास जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने साथ में ये भी मेंशन किया हुआ है कि विलेज पंचायत में केवल सिविल केसेस को लेके हम जा सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि सिविल केसेस अगर उस ग्राम में होता है तो हम उस लोकल लेवल पर ग्राम पंचायत में ना जाकर हम उसे लेकर कहाँ जाएंगे? हाँ, वो क्रिमिनल केसेस अगर हो रहे हैं तो हम उसे लेकर जाएंगे अपर लेवल पर, है ना। तो इस तरीके से डिसाइडेड है ना कि ग्राम पंचायत केवल सिविल केसेस को देखेगा, क्रिमिनल केसेस को नहीं देखेगा। तो इस तरह से जब हम किसी भी केस को, ओरिजिनल केस को लेकर किसी पर्टिकुलर कोर्ट में जाते हैं, यानी अगर विलेज लेवल पर कोई भी क्रिमिनल केस हो जाता है तो उसे हम लेकर अपर लेवल पर जाएंगे, ना कि ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी की तरफ जाएंगे। तो ऐसे केसेस हमारे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहलाएंगे, है ना। जिनको हम डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर कोर्ट में लेके जा सकते हैं, किसी ऐसा हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा कि हम चाहे तो यहाँ पर भी अपील कर दें, चाहे तो वहाँ पर भी अपील कर दें। उसके लिए पर्टिकुलर कोर्ट डिसाइडेड है ना। तो ऐसे केसेस हमारे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस कहलाएंगे। हमारा सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स पर, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वहीं पर होता है। तो वो केसेस कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट केस है डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स और बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स, है ना। जब किसी एक स्टेट गवर्नमेंट या एक दूसरे स्टेट के बीच में, या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, या फिर कुछ भी इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस को हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, है ना। जब अगर एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच का कोई मुद्दा है, कोई मैटर है, तो उसको हम कहाँ सॉल्व करेंगे? वहाँ तो हम हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट तो स्टेट लेवल पर होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेगी अपने स्टेट, उस जगह के स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी उस स्टेट के हाई कोर्ट को, है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो पार्शियलिटी भी हो सकती है वहाँ पर, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाएगी। कई बार ये भी होता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जब झगड़ा हो रहा है, तो हम स्टेट गवर्नमेंट उस चीज़ को, तो कंप्लेन उनकी खुद की है तो वो अपने लेवल पे उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे डिस्प्यूट्स के लिए हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और ऐसे केसेस जो कि स्टेट और स्टेट के बीच में या स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होता है, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट, जैसे किसी भी तरह के जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो किसी भी तरीके से इंडिविजुअल पर्सन्स का, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, किसी
बी वे में उनके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है या उनसे छीना जा रहा है, तो हम डायरेक्टली ऐसे केसेस को भी सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का। इनके अलावा हमारा हाई कोर्ट भी ऐसे केसेस में इन्वॉल्व रहता है जो कि वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, किसी भी तरीके से कोई भी डिसएग्रीमेंट ओवर मैटर रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शंस हो गए, है ना। तो ऐसे जो मैटर्स होंगे वो हमारे डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर स्टेट लेवल के इलेक्शंस हो रहे हैं और उसमें किसी भी तरह की चीज़ें हो जा रही हैं, कोई भी केस उससे रिलेटेड हो जा रहा है, तो वो उस स्टेट का हाई कोर्ट ही देखेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। तो ये ऐसे केसेस हमारे हाई कोर्ट के लिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस हो गए। तो इस तरीके से डिसाइडेड है कि कौन से केसेस को लेके हम किन जगहों पर किन कोर्ट्स में जा सकते हैं, और इस तरह के जो बिल्कुल फिक्स क्राइटेरिया है उन केसेस का, उसके बेसिस पे हम उसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ केसेस अपीलिट ज्यूरिसडिक्शन। अपीली क्या होता है? जब हम किसी भी एक लेवल पर किए गए जजमेंट को उससे अपर लेवल पर लेकर जाते हैं और हम अपने केस की सुनवाई दोबारा करने की अनुमति मांगते हैं, हम दोबारा उनसे अपील करते हैं कि हमारे केस को फिर से सुना जाए। जब हम उस डिसीज़न के साथ सेटिस्फाइड नहीं है जो हमारे लोअर लेवल पर बताया गया है, सुनाया गया है ना, तो हम क्या करते हैं, उसी सुने हुए केसेस को उस केस पे जिस पे डिसीजन आ चुका है उस केस को दोबारा अपील करते हैं बड़े लेवल के कोर्ट पे। तो ऐसे जो केसेस होंगे वो हमारे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर हो रहा होगा ना? ओरिजिनल जब हम बिल्कुल फ्रेश केसेस लेके जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर कोर्ट पे, और जब हम किसी सुने हुए केस को दोबारा से किसी अपर लेवल पर लेके जा रहे हैं, तो वो हमारा अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर किस किस तरीके केसेस हो सकते हैं, जैसे पिटीशन फाइल अगेंस्ट डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। कई बार होता है कि कोई भी तरह का केस हो, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, जिसके बेसिस पे उसको सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीज़न दे दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस पर माफ़ी मिल जाए हमको, या फिर किसी दूसरे तरीके से पेनल्टीज़ पे करके या कुछ और करके हम हमारी सज़ा को कम कर दिया जाए। या ये भी हो सकता है कि हम उनके जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे केसेस जो हाई कोर्ट में सुने जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम उनको लेके दोबारा जा रहे हैं, तो वो हमारे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन हो गए। इनके अलावा कई बार होता है कि हाई कोर्ट को खुद भी लगता है कि ये जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, या इसमें हमको हेल्प की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट की भी, या फिर इस डिसीज़न को में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं जिसमें हमें सुप्रीम कोर्ट से भी सजेशंस लेने की ज़रूरत है। तो ऐसे टाइम पे वो डायरेक्टली भी इन चीज़ों को कर देता है। इनके अलावा कई बार हाई कोर्ट जब डिसीज़न ले लेता है किसी भी तरह के सुनवाई करने के बाद, ट्रायल वगैरह लेने के बाद, ठीक है, हियरिंग के बाद, तो अगर किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी दे दी जाती है, तो ऐसे टाइम पे भी लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को दोबारा, उस फाइल को खोलने की, दोबारा उस पर विचार करने के लिए, दोबारा सुनवाई कराने के लिए ऊपर के लेवल की तरफ भी लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये इन तरीके से जब हम लेके केसेस को जा रहे हैं जो कहीं किसी लेवल पर, चाहे वो ग्राम पंचायत पे सुने जाने वाला सिविल केस हो, जब हम उसको हाई कोर्ट पे लेके जा रहे हैं, या फिर हाई कोर्ट में सुने हुए कोई भी क्रिमिनल और सिविल केसेस हैं जिनको हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस हमारे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे। इसके अलावा एक और टाइप का ज्यूरिसडिक्शन है जो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये तब होता है जब कोर्ट किसी भी तरह का एडवाइस देता है हमारे प्रेसिडेंट को या किसी भी ऐसे पॉलिटिकल पर्सन को, ठीक है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी एडवाइस दे रहा है हमारे प्रेसिडेंट को, है ना, उन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ पर, तो ऐसे जो केसेस होंगे या ऐसे जो कुछ भी इस तरह के सजेशंस होंगे उनको हम एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शंस कह सकते हैं। और ये ऐसे होते हैं कि जिनको
मानने के लिए प्रेसिडेंट बिल्कुल बाउंडेड नहीं है, वो चाहे तो उसको मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन इस तरह के जो एडवाइजेस हैं उनको एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। लास्ट जो टाइप होता है ज्यूरिसडिक्शन का वो है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये कब होता है? सुपरवाइजरी का मतलब होता है निरीक्षण करना, देखना अपने से नीचे के लेवल के लोगों को। तो कई बार होता है कि कुछ कोर्ट्स में, कुछ केसेस में हाई कोर्ट या हमारा सुप्रीम हाई कोर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे ग्राम लेवल के कोर्ट को सुपरवाइज करता है, थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उनके केसेस को कहीं ना कहीं खुद भी डील करता है ना। तो ऐसे केसेस हमारे ऐसे ज्यूरिसडिक्शन सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, तो हाई कोर्ट्स एडमिनिस्टर द वर्क ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ इन कोर्ट इन इंडिया एंड टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शंस। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट ब्रांचेस हैं लीगल सिस्टम के। In homework, you have to do activity given on page number 241. 241 पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें डिस्प्यूट्स और टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स के दो कॉलम्स बने हैं। हमें डिस्प्यूट्स को पढ़ना है, देन हमें डिसाइड करना है कि वो किस टाइप के डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, तो इसे होमवर्क में करके टाइमली गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे। क्लियर? सो नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।